यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि इसे पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानते हैं, और इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उसके बाद में इसको नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसका शुरुआत जो हुई थी सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल के ऊपर पंजाब राज्य के अंदर हरी के बैराज बांध का निर्माण किया गया, और 1958 में इस नहर की शुरुआत का कार्य शुरू किया गया था, जिसका पहला पार्ट राजस्थान फीडर 1961 में इसको पूरा किया गया, जो 204 किलोमीटर की लंबाई में था। इसको यहां से शुरू करके 1961 में इसके अंदर जल को प्रवाहित किया गया, जल इसके अंदर छोड़ा गया, जो गंगानगर जिले के मसीता वाली हैड तक पहुंचा था। इसके बाद में बात आती है इसके दूसरे पार्ट की, जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। ये जहां पे राजस्थान फीडर एंड होती है, खत्म होती है, यानी कि गंगानगर का मसीता वाली हैड जो जगह है, वहां से इस राजस्थानी नहर जो है गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका जो मुख्य पार्ट है वो यहां से शुरू होकर के बाड़मेर जिले के गदरा रोड तक लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई में ये यहां तक बनाई गई है। पहले इसको जो किया गया था कि ये जैसलमेर जिले तक जाएगी, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया और अब इसे बाड़मेर के गदरा रोड तक पहुंचा दिया गया है। तो ये पिछली क्लास के अंदर हमने ये बात कर रही थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की इस इंदिरा गांधी नहर जो है जीवन रेखा इसको बोला जाता है राजस्थान की। ये नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है, और इससे जो मरुस्थलीय भूमि है उसको हरा भरा करने के उद्देश्य से इस नहर को संचालित किया गया था, और ये इस दिशा में बखूबी कार्य भी कर रही है। तो इसके जो कार्य है इसको दो भाग में बांटा गया था, इसके निर्माण कार्य को, उसके बारे में बात कर रही था।
तो इसके निर्माण कार्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसका फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात की जाए तो इसमें 204 किलोमीटर लंबी राजस्थानी फीडर जो है, राजस्थानी फीडर नहर, इसका निर्माण किया गया था, जो गंगानगर जिले के मसीता वाली है के उस छोर तक इसका निर्माण किया गया था। और फीडर की जो अंतिम छोर है यहाँ से आगे इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर निकाला गया है, जो बीकानेर जिले के ऐतिहासिक कस्बा कुंगल, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी सत्तासर गांव के पास में लगभग 190 किलोमीटर की लंबाई में और 3414 किलोमीटर लंबी इस वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य को भी इस प्रथम चरण के अंदर शामिल किया गया। राजस्थानी फीडर का जो निर्माण कार्य है ये जून 1964 से 1964 तक इसका कार्य किया गया था और 190 किलोमीटर लंबी राजस्थानी फीडर यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है, इसका निर्माण कार्य जून 1975 तक पूरा हो गया था। 1964 तक तो इसकी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया और उसके आगे का जो पार्ट है उसको जून 75 तक पूरा कर लिया गया था। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, कुंगल शाखा, ये इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में निकलने वाली मुख्य शाखाओं के रूप में है। प्रथम चरण का जो विशेष भाग है मूलकरणसर बीकानेर जलोत्थान नहर के रूप में है, जिसमें 4 पंपिंग स्टेशन डेवलप किए गए, जिनसे 60 मीटर की ऊंचाई तक जल को अपलिफ्ट किया जाता है यानी कि उसका उत्थान किया गया है। नौरंगदेश्वर, रामसर, खेतावाली, जाखपुरा, इन वितरण जो नहरें हैं इनका निर्माण कार्य भी पूर्ण रूप से किया जा चुका है। प्रथम चरण की जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का जो निर्माण कार्य है ये 91-92 के अंदर पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया था इसको। और इस प्रथम चरण के अंदर जो सिंचाई योग्य क्षेत्र राजस्थान के अंदर डेवलप किया गया था वो था लगभग 5.53 लाख हेक्टेयर भूमि, यानी कि प्रथम चरण के अंदर जो सिंचाई परियोजना को विकसित किया गया था उससे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो कृषि भूमि है उसमें 5.53 हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई की सुविधा इस राजस्थान फीडर यानी कि प्रथम चरण के द्वारा पहली स्टेज में प्राप्त हुई थी। इसके बाद बात आती है इसके दूसरे चरण की। दूसरा चरण जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो दूसरे चरण में, इसमें लगभग 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 59 से 59 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसमें निर्माण करके इसमें तो 204 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया और इसमें जो निर्माण किया गया है वो लगभग किया गया 256 किलोमीटर का। ये जो मुख्य नहर का और जो वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया, इससे राजस्थान के लगभग 14 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि के ऊपर 80% सिंचाई सघनता से सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में इसको निर्मित किया गया। इस नहर का जो दूसरा चरण है वो राजस्थान के ऐतिहासिक जो कस्बा बीकानेर का कुंगल, यहाँ से 30 किलोमीटर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में सत्तासर जो गांव है इसके पास में 189 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है। ये क्षेत्र 189 किलोमीटर से 225 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है और 255 किलोमीटर तक 189 किलोमीटर से 255 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये लगभग 450 किलोमीटर पर जैसलमेर जिला जो है वहां पर नौरंगगढ़ कस्बा है उसके पास में ये शाखा इसकी समाप्त होती है।
यहाँ से ही इसके एक भाग से तो एक शाखा जो है लीलवा तक जाती है और दूसरी शाखा जो है वो डीगर नाम से आगे जाती है। और ये जो शाखाएं हैं इनका सिंचाई योग्य क्षेत्र जो है भाखड़ा और गंग नहर, इनके सिंचाई योग्य क्षेत्र के बराबर ही इस द्वितीय चरण की जो शाखा है इंदिरा गांधी मुख्य नहर के नाम से, इसका जो सिंचाई क्षेत्र है, सिंचाई योग्य जो क्षेत्र है ये भाखड़ा नहर और जो दूसरी नहर है गंग नहर, इन दोनों का जो सिंचाई योग्य क्षेत्र है उसके बराबर अकेले इस नहर के जो मुख्य भाग है इससे सिंचाई योग्य क्षेत्र का विकास हुआ है। इस परियोजना का जो द्वितीय चरण है इसका कार्य 72-73 के अंदर शुरू किया गया था और 31 दिसंबर 1986 तक 256 किलोमीटर की जो लंबाई है द्वितीय चरण के अंदर इसको सेकंड फेज के अंदर इसको पूरा कर लिया गया था 31 दिसंबर 1986 तक। और 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके द्वारा इसमें जल को प्रवाहित किया गया। इंदिरा गांधी नहर योजना का जो दूसरा चरण है इसमें दातोर, भुट्टे वाली, बिलासपुर, चारण वाली, लीलवा और डीगा, इन सभी क्षेत्रों से इन नहर से निकलने वाली मुख्य शाखाओं की भूमि को विकसित किया गया है। नहर के जो वायु का क्षेत्र है ये रेगिस्तानी क्षेत्र ऊंचाई के ऊपर स्थित है। यहाँ से मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इस क्षेत्र से 7 लिफ्ट नहरें डेवलप की गई हैं जिनका वितरण सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई में है। ये लिफ्ट नहरें और इनसे जो लाभान्वित क्षेत्र हैं, जिले हैं, उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं इस नहर के अंदर लिफ्ट नहर डेवलप की गई है उसमें पहली जो नहर है उसका नाम है गंदेरी साहबा लिफ्ट नहर के नाम से, जिसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली लिफ्ट नहर जो गंदेरी साहबा लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है, ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जयपुर जिले के अंदर है, जिसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। दूसरी जो नहर लिफ्ट बनाई थी वो थी बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसे कंवर सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो बीकानेर और गंगानगर जिले के अंदर विकसित की गई। ये योजना की जो 7 लिफ्ट है उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर के रूप में यही लिफ्ट नहर जिसे कंवर सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लगभग 1 से 51 किलोमीटर लंबी लिफ्ट नहर के रूप में है। इसके बाद नेक्स्ट में जो लिफ्ट नहर है वो है गजनी लिफ्ट नहर। नेक्स्ट है गजनी लिफ्ट नहर, जिसे पन्नालाल बागपाल लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर को कंवर सिंह लिफ्ट नहर और गजनी लिफ्ट नहर को पन्नालाल बागपाल नाम से भी जाना जाता है, जो बीकानेर और नागौर जिले के अंदर विकसित की गई है। इस योजना से जो निकलने वाली शाखा है वितरिका जिसे बोला जाता है कानसर, ये नागौर जिले और बीकानेर का जो कोलायत मोटा का क्षेत्र है इसके कुछ गांवों को पानी यहाँ से दिया जाता है। नेक्स्ट लिफ्ट नहर है जिसे नाम दिया गया है
भैरोदा, छालानी लिफ्ट नहर, चौथी लिफ्ट नहर जिसे नाम दिया गया है भैरोदा छालानी लिफ्ट नहर। चौथी जो लिफ्ट नहर डेवलप की गई थी वो थी भैरोदा छालानी लिफ्ट नहर, जिसे बांगरसर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको वर्तमान समय में जो नाम दिया गया है वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और ये कहाँ है, बीकानेर जिले के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट है कोलायत लिफ्ट नहर, जिसे डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत लिफ्ट नहर जोधपुर और बीकानेर की लिफ्ट नहर है, जिसे डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। और छठी लिफ्ट नहर जो है वो फलोदी जोधपुर लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है। फलोदी जोधपुर लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये लिफ्ट नहर जो है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है और इसमें बनाया गया। अब नेक्स्ट जो है वो है पोखरण लिफ्ट नहर, जिसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट नहर, जिसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लिफ्ट नहर है ये जैसलमेर, जोधपुर जिलों के अंदर विकसित हुई लिफ्ट नहर के रूप में है। तो ये मुख्य 7 लिफ्ट नहरें हैं जो इसके अंदर डेवलप की गई हैं। तो इसके अंदर पानी का जो बहाव है इंदिरा गांधी नहर में ये नियमित और पर्याप्त मात्रा में इसको बनाए रखने के लिए व्यास और सतलज नदियों के ऊपर बांध निर्मित किए गए। इंदिरा गांधी नहर से इसके अंदर पानी के बहाव को नियमित रूप से रखने के लिए और पर्याप्त मात्रा में बना रहे पानी, इसके लिए बांध का निर्माण किया गया था। व्यास और सतलज नदी के संगम के ऊपर, रावी और व्यास नदी के ऊपर भी माधवपुर स्थान के ऊपर एक लिंक नहर का निर्माण किया गया, और व्यास नदी के ऊपर पोंग बांध के पोंग स्थान जो है उसके ऊपर बांध का निर्माण किया गया है। 11 अक्टूबर 1961 को हनुमानगढ़ के जो तलवाड़ा स्थान है वहां पर 72 किलोमीटर लंबी नौरंगेश्वर वितरण शाखा में पानी को छोड़ा गया था। इसी तरीके से गंगानगर और बीकानेर जिलों में भी इसका जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हो चुका है। और 17 अक्टूबर 1983 को चारवाली घाट से 17 जनवरी 1985 को इससे आगे की जो कुर्जी है वहां तक जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय क्षेत्र को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। और 1 जनवरी 1987 को नहर का जो अंतिम छोर है
वो जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक यहाँ इसमें जल को छोड़ा गया था। तो इस तरीके से इसमें समय समय पर कुछ न कुछ कार्य लगातार किया जाता रहा है, जिससे ये नहर ने न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है, बल्कि राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन किया है मनुष्य भूमि के अंदर, वो भी इससे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। इंदिरा गांधी नहर योजना जो है परियोजना, इसका इवैल्यूएशन करने की बात कर रहे हैं। इसका परियोजना का जो मूल्यांकन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या क्या लाभ हुए हैं, क्या क्या फायदा हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। इस नहर परियोजना के मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके द्वारा सिंचाई क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्ति हुई है। इस परियोजना से वर्तमान समय तक लगभग 16 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता, इससे भी अधिक क्षेत्र के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित किया जा चुका है। और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था बनी हुई है, यानी कि 16 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई की व्यवस्था जो है, सिंचाई जो की जा रही है वो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही की जा रही है। नेक्स्ट है इसके बाद में कृषि उपज में वृद्धि। जो इसके द्वारा दूसरा लाभ हुआ है वो क्या है कि इसके द्वारा कृषि उपज में ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है प्रोडक्शन के अंदर। तो इस योजना के द्वारा जो खाद्यान्न है इनमें लगभग 37 लाख टन, जिसमें से प्रथम चरण के अंदर लगभग 14.5 लाख टन और द्वितीय चरण से लगभग 22.5 लाख टन, और कपास के अंदर 1.5 लाख टन, 1.5 लाख जातों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा के द्वारा उसमें उपज में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद रेगिस्तानी प्रसार में रुकावट। रेगिस्तान प्रसार में रुकावट, थार का जो रेगिस्तान है ये लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है राजस्थान के अंदर। अब सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर जब आर्द्रता बनी रहेगी तो वहां पर मिट्टी बालू रेत के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे स्वतः ही कम होता चला जाएगा। मरुस्थलीय भूमि जो है इसके विस्तार को रोकने के लिए काजरी केंद्रीय उष्ण शुष्क संस्थान जो है जोधपुर के अंदर, इन्होंने वृक्षों की पंक्तियों को डेवलप करके इससे मरुस्थलीय विस्तार को रोकने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मूल्यांकन के रूप में है वो है विपुल जल की सुलभता के रूप में। इंदिरा गांधी नहर की जो प्रवाह क्षमता है ये लगभग 5300 लाख घन मीटर पर सेकंड है, जिससे लगभग 1200 क्यूबिक जल इसकी प्राप्ति यहाँ पर हो सकेगी। और इसका लगभग 4.5% जो जल है वो पेयजल के लिए निर्धारित किया गया है, बाकी को औद्योगिक क्रियाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रभाव है वो है अकाल प्रकोप। यानी कि इसके द्वारा अकाल प्रकोप होने वाली है।
ये भाग जो है मरुस्थलीय भाग यहाँ सदियों से शुष्क जलवायु है, जिससे प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है। इस नहर से जब फसलों का उत्पादन यहाँ पर होगा और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी, तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है, इसको रोकने में भी इसका अकाल के ऊपर भी रोक लग सकेगी और सूखा और अकाल की समस्या है उसको सामना करने की क्षमता इस परियोजना के द्वारा सरकार को और यहाँ के लोगों को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी कि विद्युत उत्पादन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसकी बात की जाए तो वैज्ञानिक जो विश्व में खोजदारों ने इनके द्वारा धीमी गति से जो प्रवाहित जल है उससे ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। डॉक्टर सचिंद्र जो है इनके द्वारा आविष्कार जो लिफ्ट ट्रांसलेटर है, ये जल को नहर पार करके नहर पे विभिन्न स्थानों पर लगाकर ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ की जा सकती है। इस प्रणाली से ही इस प्रणाली के अलावा वर्तमान समय में हम जो सूर्य शाखाएं हैं इस नहर परियोजना की, उसके ऊपर 13 मेगावाट क्षमता के 3 लघु जल विद्युत ग्रह उनका निर्माण यहाँ पर किया गया है। जल विद्युत उत्पादन में तेज गति से वृद्धि लाने के लिए 4 नाली और सहन शाखा के ऊपर भी परीक्षण कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद पशु उद्योग। पशु उद्योग इस क्षेत्र के अंदर शुरू से ही पशुधन की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। रेगिस्तान की शुष्क दशाएं जो है इसमें भेड़, बकरी, ऊंट आसानी से यहाँ पर पाले जाते हैं। इससे संबंधित ऊन, हड्डी और चमड़ा ये उद्योग भी यहाँ पर पशुपालन के द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मत्स्य व्यवसाय। नेक्स्ट है मत्स्य व्यवसाय। मत्स्य व्यवसाय जो है नहर के ऊपर जगह जगह पर मछली संवर्धन केंद्र यदि स्थापित कर दिए जाए तो मत्स्य व्यवसाय भी यहाँ पर तेज गति से अच्छे तरीके से फल फूल सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अधिवास विस्तार, सेटलमेंट्स का एक्सटेंशन। आदिवासियों का विस्तार का इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या की कमी है, जहाँ पे भूमि का आवंटन करके भूमिहीन जो किसान है, सैनिक है, उद्योगपति है, व्यापारी है, इनके और जो श्रमिक हैं इनको यहाँ पर सुविधा प्रदान करके आदिवासियों का विस्तार यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है खनिजों का शोषण। खनिज शोषण ये जो प्रोसेस है इसमें इस क्षेत्र के अंदर जिप्सम, नमक, इमारती पत्थर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होता है और पेट्रोलियम के मिलने की भी इस क्षेत्र के अंदर संभावनाएं बढ़ी हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों के अंदर बारडीह में तेल की खोज कार्य का खोज की गई है, जिनसे प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। और इसी तरीके से जैसे का जो घोटाला क्षेत्र है वहाँ पर प्राकृतिक गैस और जो व्यापारिक स्तर के ऊपर तेल उत्पादन भी प्रारंभ किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर खनिज व्यवसाय का भविष्य भी बहुत ही उत्तम या कहे उज्जवल स्थिति के अंदर है। नेक्स्ट है इसके बाद यातायात का विकास। यातायात का विकास जो है क्षेत्र में आदिवासी व्यवस्था होंगे तो उसके कारण बीकानेर, जैसलमेर, अहमदनगर, जोधपुर ये सभी केंद्र जो है कि रेल और सड़क मार्ग के रूप में विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो रही है। भविष्य के अंदर इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़कर यहाँ पर नौका विहार या जो कहे नौकायान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा कुछ बात की जाए तो मूल्यांकन की, तो इसमें इस नहर के द्वारा औद्योगिक विकास की स्थिति भी बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कृषि का उत्पादन होगा तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर चीनी, कपड़ा उद्योग इनको डेवलप किया जा सकेगा। साथ ही साथ यहाँ पर खनिज मिल रहे हैं, नमक, जिप्सम, पेट्रोलियम, इन सभी के ऊपर आधारित जो विकसित उद्योग हैं
उनकी स्थापना यहाँ पर की जा सकेगी और उनको विकसित होने के लिए जो दशाएं आवश्यक होती हैं वो सभी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ इस प्रदेश के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सभी पहले से ही विकसित पर्यटन केंद्र के रूप में यहाँ पर डेवलप हुए हैं। कमांड क्षेत्र विकास के रूप में भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कोष की सहायता से पक्के जल मार्गों का निर्माण किया गया है। तो वृक्षारोपण करना, बालू वस्तुओं का स्थायीकरण, नहरों में रेत को मुड़कर एकत्रित न हो उसके लिए प्रयास किए जाए। कमांड क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में सुधार लाया जाए, चारागाहों का विकास किया जाए, उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाए, पेयजल उपलब्ध कराना, खाद्य को सुधारना, ये सभी कार्यों के द्वारा विकास योजनाओं के माध्यम से इस नहर परियोजना के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं और ये राजस्थान के जीवन रक्षा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ये बात थी अपनी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन का, ये आज इस क्लास के अंदर यहाँ लास्ट में कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।